हेलो एवरीवन। 12th एग्रीकल्चर फसल उत्पादन और उद्यान छात्र की चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4, 5, 6 देखेंगे। पहला चैप्टर है, पहला जो हमारा है इसमें क्वेश्चंस है। चैप्टर का नाम उर्वरक है। तो पहला इसकी डेफिनेशन देखेंगे। उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो कृत्रिम रूप से कारखानों में तैयार होते हैं और वे भूमि की उर्वरता क्षमता बढ़ाते हैं और इनमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो हमारी उपज को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो ये उर्वरकों की एक सिंपल सी परिभाषा हमने देख ली। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। वहीं हम देखें कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम तो सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट की क्या है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं। पोटाश युक्त उर्वरकों के नाम पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड है। और यौगिक उर्वरकों के नाम डाइअमोनियम फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट है। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं? जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हो जो मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। और सूक्ष्म पोषक जीवों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं और कवक होते हैं। इनमें से कुछ स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा तथा कुछ सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक दूसरे पौधों के साथ सहजीवी के रूप में भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक। ऐसे उर्वरक जो यहाँ तो वायुमंडल से ऐसे उर्वरक जो भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाते हैं उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं और जो सूक्ष्म जीव के रूप में होते हैं, चाहे जीवाणु हो, साइनोबैक्टीरिया हो या फिर कवक हो, क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक कहलाते हैं। किस प्रकार से ये उर्वरता बढ़ाते हैं? तो पहला, स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा, वहीं सहजीवी के रूप में दूसरे पौधों के साथ भूमि को उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं। टॉप ड्रेसिंग किसे कहते हैं? तो खड़ी फसल में उर्वरक का प्रयोग करना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। बेसल ड्रेसिंग किसे कहते हैं? तो किसी खेत में बुआई से पूर्व तथा बुआई के समय खाद देना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। तो बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग में अंतर की बात करें तो बेसल ड्रेसिंग जो है बुआई के पूर्व तथा बुआई के समय मृदा में दी जाती है। वहीं टॉप ड्रेसिंग जो है खड़ी फसलों में उर्वरक के रूप में छिड़काव करने को टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। बेसल ड्रेसिंग जो है अंतिम जुताई से पहले उर्वरक का छिड़काव किया जाता है तथा बीज के साथ उर्वरक मिला के बोया जाता है। वहीं टॉप ड्रेसिंग सीधे ही खड़ी फसल पर छिड़क दिया जाता है। पानी की हौद में उर्वरक घोलकर सिंचाई के साथ फर्टिगेशन भी कर सकते हैं, वो भी टॉप ड्रेसिंग का ही उदाहरण है। तो अब हम उर्वरकों के कुछ प्रकार देखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश उर्वरक और जटिल उर्वरक। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन है उर्वरक से संबंधित, यहाँ से हमें बनेगा। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, नाइट्रोजन उर्वरक के नाम, यूरिया 40%, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 25%, कैन खाद बोलते हैं, किसान खाद बोलते हैं। फास्फोरस उर्वरक सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट। सुपर फास्फेट में सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट। इनमें क्रमशः 16%, 32% और 48% फास्फोरस होता है। पोटाश में पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। और जटिल उर्वरक की बात करें तो इसमें NPK मिश्रण 16, 16, 16, 25, 25, 25 जो भी 2 या 3 प्रकार का एक साथ जटिल मिश्रण होता है उनको क्या कहते हैं? जटिल उर्वरक कहते हैं। तो यौगिक उर्वरकों की बात करें तो यौगिक उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक साथ प्राप्त होते हैं पौधों को। तो जैसा DAP हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया या NPK हो गया। मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसमें फसल की अच्छी पैदावार के लिए विभिन्न तत्वों वाले उर्वरकों को आपस में मिश्रित करके जो उर्वरक तैयार होते हैं मिश्रित उर्वरक कहलाते हैं। इसके उपयोग से भूमि में तत्वों का वितरण समान रूप से होता है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। कृषि विभाग ने बहुत सारे मिश्रित उर्वरक तैयार किए हैं। तो एक अमोनियम सल्फेट प्लस यूरिया प्लस सुपर फास्फेट प्लस हड्डी का चूरा, सभी समान मात्रा में मिलाना है। दूसरा है 1 भाग सुपर फास्फेट, 1.5 भाग अमोनियम सल्फेट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आगे हम देखते हैं। और क्वेश्चन बस यही है कि आपको 4-5 नाइट्रोजन धारी, 4-5 फास्फोरस युक्त, 4-5 पोटाश युक्त के नाम तथा उनमें जो प्रतिशत की मात्रा वो याद रखनी है।
सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्रोजन, यहाँ कुछ और देख लेते हैं। डीएपी को देखते हैं। डीएपी में 21% नाइट्रोजन, 40% फॉस्फोरस। हाँ इनमें डीएपी में हम बात करें तो 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस पाई जाती है। और ग्रेमोर की यदि बात करें तो इसमें 28% नाइट्रोजन और 28% ही फॉस्फोरस पाई जाती है। पोटेशियम के उर्वरकों की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट में 44% K2O या पोटाश पाया जाता है। पोटेशियम सल्फेट में 48 से 52% पाया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट में 65% पाया जाता है। और पोटेशियम क्लोराइड म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% या 62% तक के K2O पाई जाती है। MOP भी कहते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश को। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फॉस्फोरस पाई जाती है। हड्डी के चूरे में 20 से 25%, बेसिक स्लेज में 4 से 20% और रॉक फॉस्फेट में 35 से 40% के बीच में आपका फॉस्फोरस पाई जाती है। जैव उर्वरकों के लाभ की बात करें तो पहला है भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसकी उर्वरता क्षमता बढ़ाते हैं। और रासायनिक उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम होती है, जिससे जैव उर्वरक हम आगे इसका उपयोग कर सकते हैं। थर्ड है धन की भी बचत होती है, क्योंकि जैव उर्वरक हमें घर पर ही बनाए जा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें खाद उर्वरकों पर होने वाले खर्चे में कमी आती है। तो जैव उर्वरकों के नाम लिखे हैं तो नीलहरित, शैवाल, एजोला, एजेटोबैक्टर, ये सारे क्या हैं जैव उर्वरकों में आते हैं, है ना। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। लगभग यही है कि चौथा चैप्टर में आपको तीनों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश से संबंधित सभी तत्वों 4 से 5 तत्व हर एक का याद रखना है। उसमें कितना प्रतिशत पोषक तत्व पाया जाता है वो याद रखना है, और बस आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। अगला चैप्टर है हमारा पौध संरक्षण ही। इसमें हम पढ़ते हैं खरपतवार के बारे में और खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो खरपतवार क्या होता है? खरपतवार वे अनिश्चित पौधे होते हैं जो बिन बुलाए बिना किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, और इसकी उपस्थिति से कृषक को हानि होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं ना। तो ये खरपतवार की परिभाषा हो गई। तो खरपतवारों के यदि हम नाम देखें तो 2,4-D24, DB24SD, MCPA और MCPB, सिमेजिन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं? निंदानाशक या खरपतवार नाशी होते हैं। ठीक है। तो खरपतवारों का वर्गीकरण हम देखें तो जीवन चक्र के आधार पर कैसे बांटा गया? 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। 1 वर्षीय में बथुआ आ गया, मकोय हो गया, जंगली चौलाई हो गई। द्विवर्षीय में जंगली गाजर, जंगली गोभी। बहुवर्षीय में कांस, मोथा, हिरणखुरी, दूब घास आदि। और फसल संबंध के आधार पर तो वास्तविक खरपतवार, संबंधित खरपतवार, रोगय, ये सब क्या हैं? संबंधित खरपतवार के उदाहरण हैं। रोगय क्या कहलाते हैं? जो प्रजाति आपने बोई है उसकी जगह कोई और उग जाए तो क्या कहलाते हैं? वो रोगय कहलाते हैं। संबंधित खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जिन्हें कृषक नहीं बोते हैं तथा खुद ही उग जाते हैं, जैसे गेहूं के खेत में जौ, सरसों या चना आदि का उगना। वास्तविक खरपतवार जितने भी हमने अभी पढ़े, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, ये सारे खरपतवार वो होते हैं जो किसान उगाता नहीं लेकिन अनचाहे रूप में खेत में उग जाते हैं। तो खरपतवारों की विशेषताओं से लेकर एक प्रश्न अक्सर बनता है, तो देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। खरपतवार फसल की तुलना में अधिक बीज उत्पादन करते हैं। बीज इनके हल्के होते हैं, बड़ी आसानी से वितरित हो जाते हैं। बीजों में सुषुप्तावस्था का गुण पाया जाता है। देखा गया है कि कई कई साल तक के बीज सुषुप्तावस्था में बने रहते हैं। जैसे ही इनको फेवरेबल टाइम मिल जाता है तो ये उग जाते हैं। वहीं खरपतवारों के बीज प्रतिकूल अवस्था में भी फलने फूलने की क्षमता रखते हैं। वानस्पतिक वृद्धि शीघ्र होती है और खरपतवारों के बीजों के अलावा वानस्पतिक भागों से भी वृद्धि हो जाती है। दूबघास, हिरणखुरी इनके उदाहरण हैं। तो ये हमने अभी खरपतवारों की प्रमुख विशेषताएं देखी। अब इनको हटाने के रोग उन्मूलन की 5 विधियां हैं। तो सबसे पहले
तो हम ये देखें कि कौन कौन सी विधि है जिससे हम इनको हटा सकते हैं। पहला यांत्रिक विधि, हाथ से उखाड़ सकते हैं। दूसरा रासायनिक विधि, रसायनों को छिड़क कर सकते हैं। तीसरा जैविक विधि, मतलब जैसे गाजर घास को ख़त्म करने के लिए जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा एक कीट है, इसको डाल दिया जाता है तो ये गाजर घास की पत्तियों को खा जाता है, गाजर घास के पौधों को खाता है। तो ये एक जैविक विधि का उदाहरण है। कृषि कर्षण विधियाँ, मतलब खेत में इंस्ट्रूमेंट चलाकर उसको पलटा देना या उखाड़ के फेंक देना, क्या कहलाता है? कृषि कर्षण विधियों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। खरपतवारों से होने वाले लाभों, इतनी हानियाँ हो गई तो अब लाभों की बात कर लें। तो लाभ क्या है? ये जड़ें भूमि कणों को आपस में बांधे रखती हैं, भूमि की नमी के लिए मल्च के रूप में काम करती हैं और पशुओं के चारे के रूप में दूब घास और हिरनखुरी आदि काम आते हैं। कुछ औषधीय महत्व वाले भी खरपतवार है। मकोई है, इससे पीलिया का रोग खत्म हो जाता है और गोखरू से गुर्दे की पथरी खत्म हो जाती है। तो ये कुछ हमारे लाभ हो गए। हानियों की बात करें तो ये फसल के साथ कंपटीशन करते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश, वायु और पोषक तत्वों में इनके बीच में कंपटीशन होता है, जिससे फसल में कमी आती है। अगला है अच्छी फसल के बीज की किस्म को खराब कर देते हैं। अगला है मनुष्य के रोग उत्पन्न कर देते हैं। खरपतवारों से सिंचाई की नालियों में जल की हानि होती है। और अगला है रोग एवं कीटों को आश्रय प्रदान करते हैं। तो ये 5वां चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अगला चैप्टर देखते हैं, पौध संरक्षण। तो इसमें सारी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे अक्सर छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो हम इसमें देखेंगे गन्ने रोगों के नाम, लाल सड़न, कंडुआ, ये 2 रोग हैं। और कीट कौन से हैं? पायरिल्ला, तनाबेद। कपास के 2 कीट, गुलाबी कीड़ा बैक्टीनोफोरा गॉसिपिला, तना छेदक स्टेनोप्टेरा गॉसिपी। गेहूं के रोग तो पाउडरी मिल्ड्यू, एरिसाइफी ग्रेमिनिस होता है, लूज स्मट, ऑस्ट्रेलोगोन्यूडा ट्रिटिसाई होता है। बैंगन की फसल के 2 प्रमुख कीटों के नाम एवं रोगों के नाम हैं, बैंगन का अड्डा, बैंगन का तना एवं छेदक रोग, फल विगलन, छोटी पत्ती रोग आदि। ठीक, पादप रोगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो उनको जीवाणु जनित, कवक जनित और विषाणु जनित आदि प्रकार से रोग जनकों के प्रकार पर या रोग फैलाने के माध्यम के हिसाब से भी इनको वर्गीकृत किया गया है। ताम्र फफूंदनाशकों के नाम, बोडेक्स मिश्रण, जिसमें 1% बोडेक्स मिश्रण में 0.25% तांबा होता है। नॉर्डेक्स 75 WG, इसमें 75% तांबा होता है। और मैनकोसाइड में 30% तांबा होता है। ये अक्सर तो क्वेश्चन आता है। आगे हम देखें कोई 5 कीटनाशकों के नाम, तो एल्ड्रीन, थाइमेट, फोरेट, एंडोसल्फान, DDT, मेलाथियन, कार्बोलिन, ये सारे क्या हैं? कीटनाशक रसायन हैं। और रोगनाशक रसायन में एंथ्रोसान, थायरम, डाइथेम, Z45, डाइथेन, M45, बाविस्टीन, कैप्टान, ये क्या है? रोगनाशक रसायन है। अब कुछ रोग हम देख लेते हैं, प्रमुख फसलें और उनके रोग। तो धान में कौन सा रोग होता है? झोंका, झुलसा, धान का खैरा। अगला है बाजरा, बाजरे में बाजरे का कंडुआ और डाउनी मिल्ड्यू। मक्के में मक्के का तुलसीदा और झुलसा रोग। और गेहूं में किट, लूज स्मट, चूने तासिता, पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है। गन्ने में लाल सड़न, कंडुआ और सूखा रोग होता है। मूंगफली का टिक्का रोग। आलू में अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, ब्लैक स्कॉफ। सरसों में झुलसा, सफ़ेद केरोई, पौध आर्द्र सड़न, ये सारे होते हैं। फसलों के 5 रोग और उनके रोग जनकों के नाम लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देख लें धान का झोंका रोग, तो ये पेरिकुलेरिया और अराई से होता है। वहीं पाउडरी मिल्ड्यू गेहूं का एरिसाइफी ग्रेमिनिस से होता है। गेहूं का ब्लैक लस्ट होता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई से। गन्ने का लाल सड़न रोग जो है ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से होता है। क्रूसीफेरी का वाइट रस्ट जो होता है एल्ब्यूको कैंडिडा से होता है। और आलू का लेड ब्लाइट रोग अल्टरनेरिया सोलानी से होता है। तो ये सारे कवक से होने वाले रोगों के नाम हमने देखे। लगभग इस चैप्टर से छोटे ही क्वेश्चन अक्सर बने हैं अभी तक। अगला देखते हैं हम चैप्टर नंबर 7, फसलों की खेती का अध्ययन। इसमें हम धान, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, इन सब की खेती के बारे में देखेंगे। तो धान, जिसका नाम ओराइजा सटाई हुई है,
इसके लिए हम धान में देखें तो भूमि का चयन कैसे करना है, तो सबसे ज़्यादा जल को रोक कर रखने वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है। चिकनी दोमट मिट्टी जीवांश खाद अधिक हो खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। धान की किस्में कावेरी, पूसा 23, साकेत 4, जया, नगीना, सोना, रत्ना, IR 8, ये सब क्या है, धान की किस्में हैं। और खाद की मात्रा कितनी लगती है, 120 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलो प्रति हेक्टेयर, पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर। बीज दर कितनी लगती है, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर है। रोग कौन कौन से लगते हैं, खैरा रोग और झोंका रोग। उपज कितनी होती है, 50 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर उन्नतशील जातियों में, और देशी यदि हम लगाते हैं तो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर इनकी उपज होती है। खैरा रोग जो है वो जस्ते की कमी से होता है। इस रोग में पत्तियां जो हैं पीली पड़ जाती हैं। तो इसके रोकथाम के लिए हमें 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर लगभग बोना चाहिए। झुलसा या ब्लास्ट जो रोग है, झोंका भी जिसको कहते हैं, यह फफूंद जनित रोग है। इस रोग में पत्तियों के बीज में हल्के काले भूरे आधे धब्बे अंडाकार आकृति में दिखाई देते हैं। किनारे पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। तना टूटने लगता है, बालियों में दाने नहीं पड़ते। तो इसके लिए हिनोसान का 0.1% घोल का छिड़काव रोकथाम हेतु करना चाहिए। धान के प्रमुख कीट के बारे में बात करें तो गंधी बग है, स्टेम बोरर है, एफिड है और जैसेट है। ये सारे हमारे रोग कीट हैं। मेलाथियान, थाइमेट, एल्ड्रीन का उपयोग करके इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। सोयाबीन का आर्थिक महत्व यदि बात करें तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। 42% प्रोटीन पाया जाता है, 20% तेल पाया जाता है। सोयाबीन को मानव पोषक के लिए उपयुक्त माना जाता है। तेल निकालने के बाद खली में प्रोटीन की अधिकता रहती है। इसकी खली पशुओं के अलावा मनुष्यों द्वारा भी खाने में काम आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं मूंग या उड़द को हानि पहुंचाने वाले कीटों के नाम। तो फली छेदक पॉड बोरर और कमला कीट, ये सारे क्या हैं कीटों के नाम है जो मूंग या उड़द को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। उड़द की खेती के बारे में देखें तो इसका वानस्पतिक नाम विग्ना मूंगो है। लेग्युमिनेसी कुल का है। उत्पत्ति स्थान भारत है। खरीफ की फसल है। बीज दर, खरीफ की फसल में बीज दर लगती है 10 से 15 किलो और आपका जायद में 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर। उन्नतशील जाती है ग्वालियर 2, उज्जैन 4, पंतयू 30, 19, खरगोन 2 और 3। NPK की मात्रा कितनी लगती है, 20, 40, 30, मतलब 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश। और रोग की बात करें तो पत्र दाग रोग और पीला चित्तवान रोग होता है। उपज होती है तो खरीफ में 10 से 12 कुंटल और जायद में 15 से 17 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो ये एक मुख्य फसल। अब कुछ फसलों के नाम, उनके वैज्ञानिक नाम और उनके कुल की बात करें। धान, जिसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा, कुल ग्रेमिनी। मूंग, इसका वैज्ञानिक नाम फेसियोलस ओरियस, लेग्युमिनेसी कुल है। उड़द का नाम विग्ना मूंगो, लेग्युमिनेसी कुल। अरहर के जनस का जान, लेग्युमिनेसी कुल। सोयाबीन ग्लाइसन मैक्स, लेग्युमिनेसी कुल। तो ये लगभग हमने अभी इसमें कुछ चीज़ें देख ली। अब हम आगे देखते हैं अरहर के रोग और उनकी रोकथाम। तो अरहर का बंधता रोग होता है, अरहर में उकटा रोग होता है, अरहर में इस प्रकार देखते हैं फफूंद जनित रोग है जो अरहर का उकटा रोग है। पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, जड़ें काली हो जाएंगी और पौधा सूख जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ ये हो जाए रोग, वहाँ दोबारा फसल 3-4 साल तक के नहीं लें। कैप्टाउन और बास्टान द्वारा बीज उपचारित करें। गहरी जुताई करके भी इसे रोका जा सकता है। तो ये हमने कुछ देखे। अभी आपको इस चैप्टर में यही है कि सबका साइंटिफिक नेम, 4 उन्नतशील प्रणालियाँ, बीज दर, उपज, 2 कीट, 2 रोग, ये सारे याद करने हैं। तो ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हुआ। जल्दी आप पार्ट 3 देखेंगे। धन्यवाद।